नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स यानी पीटी परीक्षा के लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस को भी वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे उसको। उससे पहले अगर एक सूचना, अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं 68 बीपीएससी के, ठीक है, या यूपीपीएससी से संबंधित किसी परीक्षा के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया? ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस का एक सिस्टम जो चलाया गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे सी को हम चुनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जो विजयनगर के शासक रहे कृष्णदेव राय, है ना, काफी फेमस है हिस्ट्री में, सारे इवेंट्स इनके संबंध में आपको पता होने चाहिए। तो इनके अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है, या किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ठीक, तो तमिल जो भी लिटरेचर्स रहे, टेक्स्ट रहे, है ना, इनके शासनकाल में काफी जो है आगे उनका संवर्धन किया गया। तो ध्यान रखेंगे, तमिल नहीं, तेलुगु। हाँ, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था जो है उसको प्रारंभ किया था? ठीक, तो एकता व्यवस्था या फिर इसको एकतादारी सिस्टम कहते थे, तो इसको शुरू किया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ये इल्तुतमिश ने। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें बेसिकली ये कह लीजिए जो टेरिटरीज होती थी उसके डिवीजन का एक तरीके से एक सिस्टम था, है ना, जिसमें कुछ लैंड जो है वो डायरेक्ट सुल्तान के अंतर्गत आते थे और जो और छोटे छोटे लैंड्स होते थे उसको जो और ऑफिसर सोल्जर्स होते थे उनके बीच में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, तो उसी क्रम में जो ऐसे लैंड जो सुल्तान के डायरेक्ट अंडर आते थे उसको खालिसा बोलते थे। ठीक है, तो ये सब टर्म्स को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म जो है उसकी स्थापना की, तो वह में यहाँ पे गलत है। ठीक है, वह कौन था ये बताना है। ठीक है, तो सिख धर्म की जो आप जो है सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई, जो कि पहले सिख गुरु भी हुए। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1469 में इसकी स्थापना की गई इनके द्वारा। तो इस टाइम पीरियड में जो है कौन शासक है? सिकंदर लोदी, है ना, लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। तो इसमें से डी ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? यानी कि सूफी संत के बारे में आप पढ़ते हैं ना जब आप ये सल्तनत का टाइम पीरियड और ये अर्ली मुगल एरिया का जब टाइम पीरियड आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये दोनों जो है कंसीडर किए जाते हैं सूफी संत के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे दो लोग हैं, तो इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक वाला उत्तर जो है इसको हम चुनेंगे। देखिए, 2021 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो सबसे अधिक है? ठीक है, किलोमीटर्स में हम देखेंगे इसको। तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवेज हैं लगभग 17,500 प्लस किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है नेशनल हाईवेज का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे इंडिया का सबसे पूछा जाता है सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, एक फैक्ट ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो NH-44 है ये। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट है कि इसमें से कैसे पैसे की मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे फ्यूचर में अनसर्टेन कंडीशंस कुछ हो जाएं जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, है ना, और ऐसे कंडीशन में हम कुछ पैसा जो है एहतियाती तौर पे, है ना, सेव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भविष्य के जो हमारे खर्चे और प्राप्तियां हैं उसकी अनसर्टेनिटी के कारण ऐसे पैसे जो है इसकी डिमांड उत्पन्न होती है और हम इसको सेव करके अपने पास रखते हैं। ठीक है, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे। ठीक है, तो यही एहतियाती तौर पे जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये पूरी एक देखिए ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली। तो 20वीं सदी के निम्नलिखित भारतीय कवियों में से किसके द्वारा ये लिखी गई थी? ठीक, तो ये पुस्तक जो लिखी गई है ये हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक है।
एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो एशियन गेम्स का आयोजन ये चाइना में होना है। ठीक, तो यहाँ चाइना दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव जो है इसको चुना जाए। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है उसको किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑब्जर्व करते हैं हम प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ठीक, तो देखिए आनंद मठ के बारे में पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और जो 18th सेंचुरी का ये सन्यासी विद्रोह हुआ बंगाल के रीजन में, ठीक है, उसका मेंशन किया गया है इसमें। ठीक, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ठीक, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे महात्मा गांधी जी के आइडियाज और व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता ये थे जो है जोड़ा नांग। ठीक है, मणिपुर की जो ये है ना नागा ट्राइब, ठीक, उससे संबंधित थे, जनजाति से, और वहाँ के जो है कह लीजिए लीडिंग फ्रीडम फाइटर थे ये। ठीक, अब आज़ादी के जो फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड था, तो उस दौरान कई सारे पत्र पत्रिकाएं है ना प्रकाशित होती थी, तो उसके लेखक भी होते थे, एडिटर्स होते थे। ठीक, तो उसी क्रम में देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय साप्ताहिक के संपादक थे? ठीक, तो ये जो है आपका नेशनल लेवल पे वीकली एक पत्रिका थी, है ना, इसका नाम था इंडियन यूनियन, है ना, बी ऑप्शन, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसको फीफा विश्व कप के नाम से जानते हैं। तो 2026 में 3 देशों के द्वारा कलेक्टिवली इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि हैं यूएस, मैक्सिको और कनाडा, है ना, तो तीनों इसमें है उत्तर, तो मोर देन 1 जो है इसको चुनेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, मात्रा के हिसाब से, ठीक है, बाई वॉल्यूम की अगर हम बात करें, और 1620 मीटर यानी कि लगभग 5315 फीट की गहराई वाली ये जो झील है दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसका नाम है बैकाल, है ना। तो बैकाल झील किस देश में स्थित है यही बताना है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रूस। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इसमें से किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? ठीक, तो भारत में दिया जाने वाला स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खिलाड़ियों को सबसे हाईएस्ट जो है अवार्ड है, कह लीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रतिवर्ष ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें से आपका कैश प्राइज जो होता है ये 25 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे, स्पेशली जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स वाली मिनिस्ट्री है ना, इनके द्वारा दिया जाता है। किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक तक गर्म करने पर तरल अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं? ठीक है, तो देखिए जैसे वाटर के बारे में यूजुअली आप पढ़ते हैं कि वो 100 डिग्री पे बॉयल होने लगता है और फिर जो है वेपराइज हो जाएगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री पे होता है, परंतु यहाँ पे 357 डिग्री, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो ऐसे टेम्परेचर को, मतलब ऐसे टेम्परेचर पे हीट करने पे जो मरकरी होता है, ठीक है, पारा, तो ये जो है लिक्विड स्टेट में चूंकि होता है, तो यहाँ से फिर ये गैस स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन। बिहार राज्य में विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो 2 हाउसेज होते हैं राज्यों में भी, जैसे भारत के 6 राज्यों में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि विधान परिषद बिहार की जो है उसमें कुल कितने सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो चुने जाते हैं। तो ऐसी संख्या इनकी है 75। देखिए हिरन की एक उप प्रजाति है जिसको एल्ड डियर कहते हैं। ठीक है, तो जिसे जो ये हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, IUCN, तो इसकी एक रेड लिस्ट आती है जिसमें जो इंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह होती हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो IUCN में लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड के रूप में ये मेंशन्ड है एल्ड डियर, और ये भारत में कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो सिर्फ एक ही जगह जो पाई जाती है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे मिलती है। तो इस बार इसको एक बार जो है नेट पे सर्च करके इसका इमेज भी देख लीजिएगा, तो वहां से आपको याद हो जाएगा। देखिए सिलिकॉन वैली पूछा जा रहा है कि किस देश में स्थित है। ठीक है, तो
बेसिकली जो हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, विश्व में, तो मेजरली चूँकि आईटी इंडस्ट्री में जो उसके हार्डवेयर हैं, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जैसे आप आजकल के जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, तो सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को बनाने में यूज़ होता है क्या? सिलिकॉन, ठीक। तो अब इसीलिए जहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो ऐसे स्थानों को सिलिकॉन वैली का नाम दिया जाता है ना, आईटी के टर्म्स में। तो सबसे फेमस सिलिकॉन वैली जो विश्व में है, तो अमेरिका, चूँकि आईटी इंडस्ट्रीज़ का पूरे विश्व में देखें तो जितनी भी लीडिंग कंपनीज़ हैं वो सिचुएटेड हैं यहीं पे, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली जो है सबसे ज़्यादा फेमस है ये कहाँ पे? अमेरिका में। इस टर्म को अगर ग्लोबल लेवल पे पूछा जाए तो ये है। अगर आपसे ये पूछ लें कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो ये बैंगलोर को जो है कहते हैं, ठीक। यानी कि वहाँ पे चूंकि मेजर जो आईटी कंपनीज हैं काफ़ी सारी वहाँ पे हैं, तो इस वजह से बैंगलोर इंडिया का है और अमेरिका में जो है सिलिकॉन वैली ग्लोबली इसको संदर्भित करते हैं। तो ये बताइए जरा आप कि अमेरिका में किस पर्टिकुलर प्लेस को जो है सिलिकॉन वैली की संज्ञा देंगे, ठीक है, बताइए जरा। अब केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक तत्व है, यानी कि एलिमेंट है। तो वाटर जो है वो ये कोई तत्व नहीं होता है, तो इसको छोड़ करके बाकी के सब तो एलिमेंट है ही हैं, तो हम ई ऑप्शन को चुनेंगे। जून 2022 में यूरोपीय संघ ने सदस्यता के लिए यूक्रेन और मोल्दोवा, ठीक है, ये दो देशों को कैंडिडेट का स्टेटस दिया है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन, आपको पता होगा कि यूरोप में के रीजन में स्थित देशों का एक समूह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिसेंट अपडेट ये है कि यूक्रेन और मोल्दोवा को कैंडिडेट स्टेटस जो है दिया गया है जून 2022 में। फर्दर ये आगे चल करके मेंबर्स जो है बन जाएंगे यूरोपियन यूनियन के। तो अभी यूरोपियन यूनियन जो है उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं ये बताना है, ठीक है। तो अभी की जो संख्या है वो है 27। खबरों में रहा अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो ये बायोजीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली इसका उद्देश्य जो था कि जितनी भी पृथ्वी पे वनस्पतियां हैं, जीव हैं, फंगस हैं, या जो और भी यूकैरियोटिक जीव हैं, है ना, तो इन सब का पूरी तरीके से डीएनए सीक्वेंसिंग की जाए, है ना, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सबको एक पूरा कैटलॉग जो है बना करके पब्लिश करना इसका उद्देश्य है। तो इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था नवंबर 2018 में, ठीक। सिंधु नदी देखते हैं आप, तो उसमें जो है और सहायक नदियों के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे सभी लिखी हुई है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें से कौन सी है, तो ये है चिनाब। हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को, ठीक है, देखिए बस सेवा का नाम है मो बस, ठीक है, तो इसको 2022 का संयुक्त राष्ट्र पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। तो पब्लिक सर्विस में एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मो बस सर्विसेज को अवार्ड दिया गया था, जो कि संबंधित है ये उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, ठीक। तो जैसे यहाँ आप इंडिया में नीचे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल ये सब देखते हैं ना, तो 49th पैरेलल लाइन वैसे ही बाउंड्री बनाती है यूएस और कनाडा के मध्य। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी, ठीक है। तो हमारे संसद यानी कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, तो लोकसभा, तो जो सांसद उसमें चुने जाते हैं प्रति 5 वर्षों पे, तो यहाँ पे 1972 तक 525 इनकी कुल संख्या थी। तो जनसंख्या के प्रपोर्शन में 31st अमेंडमेंट किया गया 1972 में, तो उसमें बढ़ा करके 545 की, तो अभी की संख्या ये है। अब नेक्स्ट वाला जो चेंजेस आएंगे वो 2026 में, ठीक। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, तो ये घोषणा निम्न में से किसने की थी, ठीक है। तो चूंकि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया हमारा, तो कई सारे देशों से कई सारे प्रावधान हमने जो है इंस्पायर होकर उसको अडॉप्ट किया है, ठीक। तो यही इसी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया गया कि विभिन्न विश्व के जो विभिन्न संविधान हैं उनको छानने के बाद हमने भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो ये स्टेटमेंट है भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके अध्यक्ष भी थे। अब इसी क्रम में देखिए जो हमने चीजें अडॉप्ट की हैं अन्य देशों के संविधान से, तो कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रेसिडेंट का चूंकि इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट जनता से तो होता नहीं है, जैसे अभी 2022 में ही द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई हैं, तो इसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है ना, जो ये आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनके माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से होता है। तो इसको आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये सब सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, आयरलैंड से। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, यानी कि इसको इंग्लिश में कैलीग्राफर कहते हैं। ठीक है, तो सुलेख जो मतलब लिखने की एक अच्छी शैली होती है, सुलेख उसको बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, चूँकि उस समय पे बहुत सारी प्रिंटिंग की चीज़ें नहीं थी, तो हैंड रिटन इसको कई चीज़ों को मतलब पिक्चराइजेशन करके और अच्छे अच्छे शब्दों को लिख करके किया गया। तो ये थे आपके जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू, है ना, इन दो टर्म्स की संज्ञा जो है प्रदान की थी। तो जो ये था ना आपका मुगल बादशाह औरंगजेब। ठीक, तो उसी के पैरेलल में शिवाजी जो है यहाँ पे मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। तो इनकी इनका साहस था और जो लड़ाई वगैरह लड़ने की युद्ध नीति थी, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे साहसी डाकू और पहाड़ी चूहा इन शब्दों का प्रयोग किया इसने। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने किस प्रांत से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 आप पढ़ते हैं, जिसको आज़ादी की पहली लड़ाई जो है इसके रूप में संदर्भित किया जाता है। तो चूंकि सिपाहियों के द्वारा ये मूवमेंट एक तरीके से शुरू हुआ और अलग अलग जो उस समय पे रीजन्स थे वहाँ पे जो प्रमुख शासक रहे, है ना, तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो उसी क्रम में जो कुंवर सिंह है ना, इन्होंने कहाँ से लीड किया था, बिहार से। ठीक, ये पहले भी बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें, आपको मुख्य परीक्षा में भी ये काम आता है। देखिए, एक हमारा रीजनल ग्रुप है सार्क। ठीक, तो 1985 में इसकी स्थापना कहाँ से की गई थी, यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो फुल फॉर्म इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, तो 1985 में इस डेट को भी याद रख सकते हैं आप, 8 दिसंबर। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, है ना, बांग्लादेश में। और उस समय जो हेड ऑफ स्टेट्स थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, तो इनके द्वारा ज्वाइंटली जो एक चार्टर अडॉप्ट किया गया, उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई। ठीक, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है सार्क का, तो ये आपको पता होना चाहिए, नेपाल में है, काठमांडू में। संगीत राज की रचना इसमें से किसने की थी, ये बताना है। ठीक है, तो अलग अलग शासक जो रहे अलग अलग टाइम पीरियड पे, उन्होंने कुछ रचनाएं भी की। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे ये मेवाड़ जो है ना, उसके रूलर थे राणा कुंभा। ठीक है, तो इनकी रचना है संगीत राज, ऑप्शन ए को चुनेंगे। जैसे एक और रचना पूछी जाती है इनकी, संगीत मीमांसा, है ना, ये भी इनकी है। संगीत के बारे में इनकी एक स्पेशल नॉलेज होने के कारण इनको अभिनव भारताचार्य की उपाधि भी जो है दी गई थी, कहा जाता था इन्हें। और जैसे और भी इनके टाइटल्स थे, जैसे दान गुरु कहते थे, हल गुरु इनको कहते थे, है ना, तो ये सब इनसे ही संबंधित है। बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट होता है 42 में, ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि बहुत सारे जो और मेन स्ट्रीम के लीडर्स थे उन सबको जेल वगैरह में डाला गया, तो ऐसी स्थिति में मूवमेंट को जो है अच्छे से कैरी आउट करने और जो सीक्रेट कम्युनिकेशंस वगैरह थे उनको कैरी आउट करने के लिए अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी बॉम्बे में उषा मेहता ने। ठीक है, डी ऑप्शन। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा भारत में जो 12th लेवल के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए वो एनडीए का टेस्ट देते होंगे, यूपीएससी की परीक्षा होती है ये। ठीक है, तो इन लोगों की सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो एनडीए से ही होती है। ठीक है, जो कि स्थित है खड़गवासला में, जो पुणे में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक, ये मतलब जैसे ट्राई सर्विसेज एकेडमी है विश्व में एक तरीके की सबसे फेमस, तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। मुस्लिम इन्वेजन्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो जहाँ से शुरुआत होती है, तो महमूद गजनवी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पूछा जा रहा है कि इसका दरबारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, तो कई सारी फेमस रचनाओं में आप नाम सुनते होंगे, ये उतबी, है ना, ये था।
अलबरूनी भारत में आया था तो किस सेंचुरी एडी में आया ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये लगभग जो है 1017 के आसपास आया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टाइम पीरियड हो जाएगा, इसको 11th सेंचुरी हम बोल सकते हैं, ठीक, सी ऑप्शन। अब अगर थोड़े फैक्ट्स के बारे में हम देखें तो उज़्बेकिस्तान से एक तरीके से आया और फर्स्ट ऐसा मुस्लिम स्कॉलर हुआ जो जिसने इंडिया और जो उस समय का ये ब्राह्मणिकल कह लीजिए जो ट्रेडिशन था उसको स्टडी करने वाला ये पहला मुस्लिम स्कॉलर हुआ, ठीक। तो इन सबसे संबंधित राय ध्यान रखेंगे। अब देखिए वही पूछा गया कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम या मुसलमान कौन था, ठीक है। तो ये अलबरूनी है, ठीक, ऑप्शन सी। 20 से 22 जून 2022 के मध्य 67वां अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। इंटरनेशनल गारमेंट है ना फेयर, तो 67th एडिशन था ये उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किया गया, ठीक, 20 से 22 जून के मध्य। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 एडी में उत्तर भारत को जीता था, ठीक है। तो 1192 का मतलब ये बैटल ऑफ तराइन की बात हो रही है, सेकंड वाली, ठीक। 1192 में ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होती है, जहाँ पे उनको हरा करके ये मोहम्मद गोरी जीतता और यहीं से जो है मुस्लिम रूल का स्टार्ट जो है भारत में माना जाता है, ठीक। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था, ठीक, स्लेव ऑफ स्लेव्स। तो दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट होती है तो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, ठीक है। तो उसके बाद उसका सक्सेसर हुआ इल्तुतमिश, ठीक। तो इसको ही गुलामों का गुलाम कहा गया। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की होना चाहिए, ठीक है, की प्रथम महिला शासक थी, ठीक है। तो देखेंगे तो ये सबसे इकलौती जो है दिल्ली सल्तनत पीरियड में यही इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान है, ठीक। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी जो है ना उसके तट पर देखे गए, ठीक। तो जैसे अब मंगोल वगैरह जो इन्वेजन स्टार्ट हुआ चंगेज खान वगैरह का, ठीक है। तो ये यहाँ से ये सिंधु नदी के तट पे जो ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है ये संबंधित है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड से ही। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो यही मंगोल इन्वेडर था चंगेज खान, ठीक है, और इसका मूल नाम था तेमुचिन। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, ठीक है। तो मार्केट में जो है प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो कमोडिटीज मार्केट में अवेलेबल थी, ठीक है, तो इसको सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। मार्केट के संदर्भ में इसने थोड़े बहुत जो है काम किए थे, पूछे जाते हैं आपसे, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक देखा है, सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख लीजिए, जो पूछे गए होंगे आपसे उनको कमेंट करके बताने की कोशिश करें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।